जय हिंद। जीएसपी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है घटना चक्र का बायोलॉजी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और इसमें जो है हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि दिए गए युग, हम लोग युग के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या युग है। ये प्रश्न युग से संबंधित है। तो दिए गए युग की सही कालक्रम को चुने जो सबसे पुराना है और वह सबसे पहले आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले कौन सा युग था, उसके बाद कौन सा युग था, उसके बाद कौन सा युग आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पुराना जो है इयोसीन युग था, उसके बाद मायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। यहाँ पर जो है 5 प्रकार का युग दिया गया है। सबसे पुराना है इयोसीन, उसके बाद मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, उसके बाद प्लिस्टोसीन, उसके बाद है होलोसीन। ठीक है, अब इसका डिटेल्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे कि एक भूवैज्ञानिक था। एक भूवैज्ञानिक कालमान तैयार किया गया है। एक भूवैज्ञानिक क्या तैयार किया गया? कालमान मतलब जो है पीरियड तैयार किया गया है, समय सीमा तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई एक काल होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग का निर्माण करता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि युग का निर्माण कैसे होता है। तो बहुत सारे जो है काल मिलकर एक युग का निर्माण करता है। बहुत सारे काल मिलकर एक युग का निर्माण करता है। जब बहुत सारा युग मिल जाता है, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प का निर्माण होता है। पहले काल, सबसे छोटा इकाई क्या है? जो टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम है, भूवैज्ञानिक काल है, जीवाश्मों के आधार पर तैयार किया गया है। उस जीवाश्मों के आधार पर जो तैयार किया गया काल है, उसमें सबसे छोटा इकाई है काल। काल के बाद क्या आता है? बहुत सारे काल मिलकर युग बनता है, और बहुत सारे युग मिलकर क्या बनता है? तो कल्प बनता है। इसी प्रकार अनेक कल्प मिलकर महाकल्प बनाते हैं, और अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग बनता है। और सबसे बड़ी काल इकाई होती है महायुग, जो है सबसे बड़ी काल इकाई है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग, महाकल्प, मतलब अवरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे बड़ा महायुग, उसके बाद उससे छोटा महाकल्प, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद काल। ऐसे प्रभाग हैं जिन्हें काल की भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे जो है छोटा क्या हो गया? काल हो गया। सबसे छोटा क्या हो गया? आपका काल हो गया। बहुत सारे काल मिलकर क्या बन गया? बहुत सारे काल मिलकर बन गया आपका युग। युग बन गया। बहुत सारे युग मिलकर क्या बन गया? बहुत सारे युग मिलकर बन गया आपको कल्प। क्या बन गया? बहुत सारे युग मिलकर आपको कल्प बन गया। यहाँ पर आपको देख रहे हैं, बहुत सारे युग मिलकर कल्प बन गया। बहुत सारे महाकल्प मिलकर, बहुत सारे कल्प मिलकर क्या बन गया? बहुत सारे कल्प मिलकर बन गया महाकल्प। महाकल्प। अब बहुत सारे महाकल्प मिलकर क्या बन गया? बहुत सारे महाकल्प मिलकर बन गया महायुग। क्या बन गया? महायुग। ठीक है, महायुग बन गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो काल जीवाश्मों के आधार पर कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है, उसमें सबसे छोटा हो गया काल और सबसे बड़ा बड़ा हो गया महायुग। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे है। तब जो युग है, युगों को जो है सबसे पुराने और सबसे नए युग के में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पुराने युग कौन सा हो गया? पेलियोसिन। सबसे पुराना क्या हो गया? पेलियोसिन। उसके बाद इयोसिन, उसके बाद ओलिगोसिन, उसके बाद मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। ये जो है युग का कालक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थे? कहना कि इनमें से कौन सा गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित था। अनुपस्थित का मतलब क्या? अब्सेंट था, उपस्थित नहीं था, अब्सेंट था। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। पहले जो है शुरुआत में पृथ्वी में जो है आदिम समय में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। कौन कौन सा गैस उपस्थित था? तो मीथेन, मीथेन उपस्थित था, अमोनिया उपस्थित था, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित था। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस जो है आदिम समय में, प्राचीन समय में उपस्थित था, यानी कि प्रेजेंट था। क्या था? प्रेजेंट था। प्रेजेंट कौन कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये सब प्रेजेंट था और ऑक्सीजन अब्सेंट था।
चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि प्रश्न के विकल्पों के अनुसार आदिम समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन नगण्य अनुपस्थित है, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, मतलब रिवर्स्ड हुआ है। दूसरा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर 100,000 सालों में 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, रिवर्स हुआ है, वापस हुआ है। दूसरा है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थे। और तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। अब कह रहे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 का कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक में कह रहा है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है हर 100,000 साल में उत्क्रमित होता है, रिवर्स होता है, वापस आता है। ठीक है। दूसरा में ये कह रहा है कि ऑक्सीजन 54% ही गलत है, अभी तो तुरंत पढ़े हैं। तो ऑक्सीजन नगण्य था। ऑक्सीजन क्या था? नगण्य था, ऑक्सीजन नहीं था। कौन कौन गैस उपस्थित था? तो अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था। तो ये सब गैस उपस्थित था लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपस्थित था। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। एकदम सही बात है। कैसे? तो आरंभ में देखिए CO2 गैस था, CH4 गैस था, NH3 था। ठीक है, क्या था? NH3 था, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या शुरू में ऑक्सीजन था? नहीं था। लेकिन अभी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू का जो वायुमंडल है, जब जीव पैदा हुए तो हम अपने जो वायुमंडल अपने अनुसार बदल लिए। तो यहाँ पर ये कथन सही हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ठीक है। अब चलिए इसका लाइन बाय लाइन क्या डिटेल दिया हुआ है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक लगभग 100,000 वर्ष में उत्क्रमित हुआ है। विगत 5 मिलियन वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 20 बार उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना बार उत्क्रमित हुआ है? तो कम से कम 20 बार। विगत 20 मिलियन वर्षों में यह उत्क्रमण प्रत्येक लगभग 200,000 से 400,000 वर्ष पर हुए हैं। हालांकि पिछली बार यह उत्क्रमण 780,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कथन एक सत्य है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस O2 उपस्थित नहीं थी, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखीय गैस यथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वी पर जो है आने वाला सबसे पहले जीव कौन हो गए? तो पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहले जीव हो गए साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव हो गया कौन? तो साइनोबैक्टीरिया हो गया। और साइनोबैक्टीरिया कब आया? तो 3 बिलियन वर्ष पहले। कितना बिलियन वर्ष पहले? तो 3 बिलियन वर्ष पहले जो है साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर आए, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधे की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले कौन आए जीवाणु? साइनोबैक्टीरिया आए। और साइनोबैक्टीरिया आया तो जो है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम था, और यही सबसे पहले ऑक्सीजन देना पृथ्वी पर चालू किया। तो जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। स्पष्ट है कि कथन 2 असत्य है और कथन 3 सत्य है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो इसका हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 वर्ष पहले। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई थी?
वर्तमान प्रमाण के अनुसार तो 20,000 वर्ष पहले। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 20,000 वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण एवं एक कोशिकीय थे। आपको बता दें कि साधारण के कहने का मतलब आपको देखिए जीव जो है साइनोबैक्टीरिया के बाद उत्पत्ति होना चालू हुआ था, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। गंतव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो जीवाणु जो हो गया और नीले हरे शैवाल हो गया, नीले हरे शैवाल हो गया, ये सब जो क्या है, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल में भी क्या आ जाएगा? तो साइनोबैक्टीरिया। क्या आ जाएगा बाबू? तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इसका डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा है कि नीले हरे शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में गैसीय ऑक्सीजन को उत्पादन करके उन्होंने जैव विविधता को उत्तेजित कर पृथ्वी पर जीवन रूपों को नाटकीय रूप से बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल लाने में, पृथ्वी पर बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल लाने में, पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाने में, ये सब में जो है सबसे अहम भूमिका निभाया है तो साइनोबैक्टीरिया निभाया है। और साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा जीव है, मतलब जीवाणु है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार कर सकता है और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में छोड़ा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते गया, जिस वजह से जो है हमारा वायुमंडल अभी के वायुमंडल की तरह बन पाया। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? ये तो आप आराम से बता सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो इसमें से लिनियस नहीं लिखा था, लैमार्क नहीं लिखा था और डार्विन भी नहीं लिखा था। सॉरी, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डार्विन हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखा गया था 1859 ईस्वी में। और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, मतलब जो जेनेटिक्स से संबंधित था। चार्ल्स डार्विन विकासविद से संबंधित था। इसके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। डार्विन मतलब डार्विन का जो सिद्धांत था या नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी था, इन्होंने डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया था, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। कहने का मतलब ये हो गया कि डार्विन जो प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन, क्या नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया था, उसमें ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब कहिएगा सर ये तो इंग्लिश में आप बोल दिए, हिंदी में थोड़ा सा हमको समझाइए कि ये क्या है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जनन करना, अपने संतति को विकास को बढ़ाना। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया। स्ट्रगल एंड एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, जो जीव है, जीव को जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था अपने आप को एग्जिस्टेंस करने के लिए। उसके बाद जो है समय के साथ जो है अपने में वेरिएशन लाता है। जैसे कोरोना वायरस समय के साथ जीवित रहने के लिए वेरिएशन लाता है। मनुष्य में भी बहुत सारा वेरिएशन आया। पहले पूंछ रहता था, बड़ा बड़ा मोछ होता था, धीरे धीरे पूंछ और मोछ सब खत्म हो गया। तो ये जो है विकासवाद का, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब ये कि किसी भी वातावरण में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना, तो ये भी जो है विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ये तीनों चीज जो है नेचुरल सिलेक्शन में, डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। उन्होंने
डार्विनवाद का प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्यान की पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा, जिसको नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश में कहते हैं, द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छिपी है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। आगे है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैव विकास को समझाया किसने था? तो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैव विकास जो है, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक था फिलोसफी जूलॉजिक। ये याद रखिएगा कि फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लेमार्क ने लिखा था। फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लेमार्क ने लिखा था। और लेमार्क ने सिद्धांत दिया था, लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों का की वंशागति का सिद्धांत। लेमार्क ने क्या सिद्धांत दिया था? लेमार्क का सिद्धांत ये तो आपको पता ही कि उनके नाम से पता चल जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। इंग्लिश में है थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नामक जो थ्योरी दिया था, ये लेमार्क ने दिया था। अगला प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किया था तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज, याद रखिएगा कि ह्यूगो डी ब्रीज जो है एक पादप शास्त्री था, मतलब जो है वनस्पति वैज्ञानिक था। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। कोई भी जो नई जाति की उत्पत्ति होती है तो वो अचानक एक ही बार में होने वाला स्पष्ट और अस्थायी वंशागति विभिन्नताओं के कारण होता है, ठीक है। और जो पहला लक्षण जो दिखाई पड़ता है परिवर्तन का, उत्परिवर्तन का, म्यूटेंट का, बदलने पर, उत्परिवर्तन का मतलब होगा कि अपने लक्षणों में परिवर्तन करने का, तो उस जो पहला लक्षण दिखाई पड़ता है उसको कहा जाता है म्यूटेंट। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था। तब एक प्रश्न और भी बनता है कि जो ह्यूगो डी ब्रीज है, इन्होंने जो म्यूटेशन थ्योरी दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में सबसे पहला प्रयोग किस चीज पर किया था? तो इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। इवनिंग प्रिमरोज पर, यानी कि सांध्य प्रिमरोज पर जो है ये अपना पहला प्रयोग किया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये मिलाने वाला है, कूट वाला, कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, उसके बाद जो है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया था। एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीडम और टैटम ने दिया था। और ऑपेरॉन अवधारणा दिया था जैकब और मोनोड ने। ऑपेरॉन अवधारणा दिया था जैकब और मोनोड ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने, ऑपेरॉन अवधारणा की दिया था जैकब और मोनोड ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है कि जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन है। जैव विकास का मुख्य कारक क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है।
जो नेचुरल सिलेक्शन है उसी के माध्यम से जो अगली पीढ़ी होती है उसको दिशा प्रदान करता है कि आगे कैसे बढ़ना है। प्राकृतिक वर्ण का या चयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपी तथा एलीली एलीली जीनों दोनों ही आवृत्तियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, यानी जीनोटाइप में भी परिवर्तन होता है और एलीली जीनों में भी जो है परिवर्तन होता है नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से ही। अगला प्रश्न है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अब पहले प्रश्न ये समझ लीजिए कि कह रहा है कि सांप में जो अंग लोप हो जाता है, लोप का मतलब होता है विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? या मनुष्य में भी आप देखिए कि जो है मनुष्य का पूंछ विलुप्त हो गया, कान का बहुत सारा पार्ट विलुप्त हो गया, क्यों विलुप्त हो गया? तो जिस पार्ट का उपयोग नहीं होता है, जिस पार्ट का उपयोग नहीं होता है वो पार्ट विलुप्त हो जाता है। वो पार्ट क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से जो है कोई भी पार्ट विलुप्त हो जाता है, कोई भी अंग विलुप्त हो जाता है। तो इसको किसने क्लियर किया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार जैव विकास के क्रम में परिवर्तन शरीर के अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। किसी के भी शरीर में अगर कुछ प्रकार के परिवर्तन हो रहा है तो उसके उपयोग और अनुपयोग के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों का आपाद होना बताया था। ठीक है, ये याद रख, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। जीवों में जो है अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। डिटेल में दिया हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। वैज्ञानिक का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। पहला प्राकृतिकवाद जो विकासवाद दिया था डार्विन ने, और एक वैज्ञानिक का समूह आया और उन्होंने जो प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को नए तरीके से दिया उसको नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक डार्विनवादियों ने जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं। डार्विन कहने का मतलब ये हो गया कि आधुनिक जो वैज्ञानिक आया, आधुनिक नव डार्विनवादों जो आया, उन्होंने बोला कि जो जीन होता है उस जीन में अगर साधारण सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके बाद जो एक नए जीव बन जाता है, एक नए जीव का निर्माण होता है जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी जिनमें परिवर्तन हुआ, नए जीव की नई प्रजाति की उत्पत्ति हो गई है और इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन। कह रहा कि कोई भी जीव में अगर नई जाति का विकास होता है, नई जाति का विकास होता है तो उसके लिए अगर कारक है, जिम्मेवार कारक है, तो वो है उत्परिवर्तन। क्योंकि जीन में जैसे ही चेंजिंग होगा और नए प्रजाति की उत्पत्ति होगा तो उसी को तो कहा गया उत्परिवर्तन। कारण कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। कोशिका जीनोम के डीएनए में जो परिवर्तन होता है उसी को उत्परिवर्तन इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। आप जो है कोरोना वायरस के समय में बहुत बार नाम सुने होंगे, कोरोना का म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अपने जीन में परिवर्तन कर लेता था और अपने जीन में परिवर्तन के कारण जो है नए प्रजाति के नए पावरफुल कोरोना बन जाता था, वायरस बन जाता था। उस परिवर्तन की प्रक्रिया में आनुवांशिक पूर्ण संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों में विकास में यह प्रतिलिपि एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर एक बात बताइए, अगर इसी प्रश्न को जो थोड़ा सा कूट के माध्यम से अगर पूछ दे तो कैसे पूछ सकता है? थोड़ा सा विचार कीजिए। अभी जो कूट वाला जो है प्रश्न बहुत ज्यादा चला है, या निम्नलिखित में से कौन सही है कौन गलत है, तो कैसे कह सकते हैं आप? तो देखिए प्रश्न क्या बनेगा
तो प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न बनेगा कि जो उत्परिवर्तन से संबंधित कौन सही है, उत्परिवर्तन से रिलेटेड कौन कौन सही है। पहला दे देगा कि जीवों के जीन में जो परिवर्तन होता है, जीवों के जीन में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा दे देगा उत्परिवर्तन में जो है डीएनए का जो है फोटोकॉपी तैयार होता है, मतलब प्रतिलिपि तैयार होता है। तीसरा दे देगा इसके कारण जो है नए प्रजाति या नए जाति का निर्माण होता है। अब कहेगा उपरोक्त में से कौन सही है, तो तीनों सही है। इस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, तो इसलिए आपको डिटेल से पढ़ना है और अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है। ऊपर वन लाइनर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वन लाइनर पढ़ लेते हैं और उससे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है और एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न का डिस्कशन किए, समय लग रहा है लेकिन धीरे धीरे करके सभी प्रश्न का हम लोग एक एक करके वीडियो लाएंगे और डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।